आप अग्निवीर योजना का सीधा विरोध कर रहे हैं। जी क्या भैया। आप जाति जनगणना पे विश्वास तो रखते हैं? मैनपुरी जो क्षेत्र है वो बोला जाता है कि यादवों का गढ़ है, समाजवादियों का गढ़ है। तो यादवों से मुझे एक चीज याद आ गई, अहिर रेजिमेंट। तो ओम बिरला से लेके किरण रिजिजू और बहुत बड़े बड़े लोग आपको अवार्ड दे रहे हैं। विनय यादव बिकेगा तो नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डैनी सिंह यादव और आज आ चुका हूं मैनपुरी के करहल में। और आप लोगों ने सुना होगा कि करहल विधानसभा में चुनाव चल रहे हैं, उसी के चलते हम करहल में ग्राउंड पे उतरे हैं ग्राउंड सर्वे करने के लिए। मगर यहां पर कुछ हमको सामाजिक कार्यकर्ता विनय यादव जी के साथ कुछ ग्राउंड के ही मतलब यहां के युवा लोकल मिल गए हैं। तो इनसे हम यहां के जो इनका बेसिक नीड है वो चीज़ पूछेंगे और जानेंगे कि करहल में ऐसी अभी क्या चीज़ें बाकी है जिससे करहल का विकास नहीं हो पा रहा है या कहीं ना कहीं मैनपुरी का विकास नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसी ज़रूरत है यहाँ की। तो हमारे साथ हैं अभी सामाजिक कार्यकर्ता विनय यादव जी। तो स्वागत है आपका। और हमारे बस सवाल यही है आपसे कि करहल की ज़रूरत क्या है। देखिए, पहले तो आपके चैनल के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आपने यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, यहाँ के युवाओं की जो बेसिक मुद्दे हैं, जो नीड है, उसको लेकर के प्राथमिकता दिखाई है। करहल विधानसभा मैं समझता हूँ कि देश और दुनिया की बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। ये कई विधायकों को तय करती है, सदन तक ले जाती है, विधानसभा तक ले जाती है और महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करती है। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि करहल विधानसभा का जो नौजवान है, जो युवा वर्ग है, आज भी रोज़गार के लिए, संसाधनों के लिए, शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं वो भटक रहा है। मेरी प्राथमिकता हमेशा से ये रही है कि भारत का जो युवा है, उस युवा को 2 वक्त की रोटी, पढ़ने के लिए अच्छी स्कूली शिक्षा पहली प्राथमिकता के साथ मिले और उनको रोजगार के संसाधनों के साथ जोड़ने की दिशा में सरकारें प्रतिबद्धता दिखाएं। नहीं तो वो तो हर बार हर सरकारें बोलती हैं कि हम लोगों के रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लेके भारतीय जनता पार्टी सब लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर आप कह रहे हैं कि उनकी बेसिक जो ये तो नॉर्मल चीज़ है। मतलब अभी इस समय इनको क्या ज़रूरत है अभी तत्काल में। देखिए, मैं समझता हूँ कि सिडकोल और इंडस्ट्रीज़ को लेकर के जो लगातार मैं एक मुद्दा यहाँ पे उठा रहा हूँ, हाँ। कि यहाँ पर एक इंडस्ट्री का हब बनना चाहिए। इंडस्ट्री हब बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो लोकल यूथ है, तो पास में कोई भी इंडस्ट्री का हब नहीं है जिससे कि युवा उसके साथ जुड़ करके रोजगार के संसाधनों को क्रिएट कर सकें। ठीक है, युवाओं को रोजगार के लिए दूर नगरों और महानगरों का सफ़र तय करना पड़ता है। वो दिल्ली जाते हैं, नोएडा जाते हैं और अलग अलग स्टेट के अंदर जाते हैं। मैं चाहता हूं कि वो चीज़ें रुकनी चाहिए। युवाओं को सीधे तौर पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उनको रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो एक इंडस्ट्रीज़ को लेकर के जो हमारी कई बड़ी मांगे रही हैं लगभग 2 साल से, और मैंने इस मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया था और यहाँ भी कह रहा हूँ, ये तमाम नौजवान युवा साथी हैं, इन लोगों की भी ये मांग है कि इनको सबसे पहले रोजगार के साथ जोड़ा जाए। तो वो प्राथमिकताओं पर काम नहीं हुआ है और इस बार युवाओं की यही मांग है। क्योंकि कहीं ना कहीं अग्निवीर का एक जो बड़ा मुद्दा था, अग्निवीर को लोग बड़े उम्मीद के साथ देखते थे और उनको लगता था कि सेना में जो परमानेंट भर्ती की प्रक्रिया थी वो अग्निवीर के माध्यम से खत्म हो गई है। हाँ। तो कहीं ना कहीं रोजगार तो छिन ही रहा है। तो अग्निवीर एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। युवा चाहता है कि अग्निवीर की समस्या से निकाला जाए, परमानेंट जॉब्स के प्रावधान किए जाएं। तो इस दिशा में युवा बढ़ रहा है और यही युवा की मांग है कि रोजगार के साथ तो जोड़ा जाए। मतलब आप युवाओं के साथ हैं। पूरा युवा, मैंने कहा कि पूरा युवा भारत जो संगठन है। तो सर विनय यादव जी, आपने पार्लियामेंट में करहल के, खासकर करहल के युवाओं के लिए कितनी बार मुद्दा उठाया है। जैसे कि हम आपकी तस्वीरें देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो ओम बिरला से लेके किरण रिजिजू और बहुत बड़े बड़े लोग आपको अवार्ड दे रहे हैं और उसी के साथ जो भी बीजेपी के कहे बड़े लीडर या जो भी, तो उनसे आपने कितनी बार यहाँ के पर्सनली यहाँ के युवाओं के लिए कहा है। देखिए, पर्सनली यहाँ के रोड मैप की मैं बात करूँ तो यहाँ की जगह चिन्हित हो चुकी है और हमने कई बार पार्लियामेंट के अंदर नहीं, हमने कई बार कई वैश्विक पटल पर करहल के चौमुखी विकास के आयाम कैसे निर्धारित हो सकते हैं और यहाँ का युवा कैसे देश और दुनिया में अपने आप को स्थापित कर सकता है, इसके लिए हमने व्यक्तिगत तौर पर भी आवाज़ उठाई है, युवाओं के साथ भी आवाज़ उठाई है। और ये जितने भी आप युवा देख रहे हैं, ये सारे युवा कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उनको रोज़गार पहली प्राथमिकता के तौर पे मिले। तो चाहे ओम बिरला जी हों, हमने सदन में भी कई बार राज्यसभा लोकसभा के अंदर और कई युवा नेताओं के सामने
कई वरिष्ठ नेताओं के सामने भी ये कहा अच्छा। है कि यहाँ के विकास के आयामों के साथ करहल, क्योंकि करहल देखिए बात क्या है, करहल राजनीतिक पॉइंट तो है, राजनीतिक हब तो है, लेकिन विकास के मामले में करहल कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आज भी पीछे है। करहल की छवि वो छवि नहीं है जो बननी चाहिए थी। इसलिए मेरी पीड़ा करहल को लेकर के ज्यादा है। हम राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ करके युवाओं के हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं, युवाओं के मुद्दों को बुलंद कर रहे हैं और युवाओं की आवाज को प्राथमिकता के तौर पर रख रहे हैं। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी करहल समाजवादियों का गढ़ बोला जाता है कि हर बार जो भी विधायक निकलता है करहल से, सिर्फ एक बार बीजेपी जीती थी, वो भी मुलायम सिंह यादव जी जो थे उन्होंने सपा में ही शामिल कर लिया था। तो इसका मतलब पूरी ये निकल के आता है कि हर बार करहल से विधायक समाजवादी का निकलता है, समाजवादी पार्टी का निकलता है। तो क्या आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनसे नहीं उस चीज़ की मांग की कि करहल के लोगों के लिए विकास वगैरह? देखिए, मैंने कहा कि युवा पीढ़ी, नवयुवा पीढ़ी आगे आ रही है, मुद्दों को उठा रही है, मुद्दों पे बात कर रही है, चिंतन कर रही है, और मैंने कहा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि युवाओं की जो भी व्यक्ति आता है कैंडिडेट, मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी पे नहीं जा रहा हूं, जिस भी व्यक्ति को मौका मिलता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, मैं समझता हूं कि वो युवाओं के रोजगार के मुद्दे को पहली प्राथमिकता के तौर पर रखें। अच्छा। और हमारी जो दो बड़ी मांगे हैं संगठन की, पहली मांग तो यह है कि यहाँ रोजगार को लेकर के इंडस्ट्री डेवलप हो, ठीक है, जिसको लेकर के मैं लगातार 5 सालों से इस मुद्दे को उठा रहा हूँ, लेकिन उस पर कोई चिंतन और मनन का कार्य नहीं हुआ है। लेकिन अब युवा भी चाहता है कि इन मुद्दों पर पूरी प्रामाणिकता के साथ कार्य हो। अच्छा, आपके युवाओं में से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अग्निवीर पे क्या कहना है युवाओं का? अग्निवीर को लेकर के युवा जो तैयारी कर रहे हैं, आशीष जी कहाँ हैं? जी आशीष जी इधर आओ और बोलो। जी भैया नमस्कार। नमस्कार। जैसे आप लोगों ने मुद्दे की बात की जी। विकास की बात की, नौकरी की बात की, तो अग्निवीर पे आपका क्या सोचना है? अग्निवीर पे यही सोचना है, पहले तो पूरे फुल जोश के साथ तैयारी करते थे हम लोग, सुबह सारे ही लोग हैं, हम सुबह 4 बजे उठ जाते थे। बट अब वो जोश नहीं रहा है हमारे अंदर, क्योंकि देखो घर वाले भी कहते हैं कि 4 साल में क्या करोगे जाके उधर, ठीक है। बचपन से यही सपना था कि फौजी बनेंगे, बट अब जब 4 साल की हुई है ना, तो बस अब मन नहीं करता है कि जाएं फौज में। मतलब अच्छा, देखो सभी के लिए अच्छा रहेगा कि अग्निवीर समाप्त की जाए, फिर से हमें पूरी जॉब दी जाए फौजी की। अच्छा, तो बस यही है। देखो फिर से अगर पूरी दी जाएगी तो फौज मजबूत होगी, नहीं तो फिर 4 साल में कोई नहीं जाना चाहेगा। 4 साल की कोई नहीं जाना। जी भैया। तो इस चीज को तो आपने मोदी जी तक या ओम बिरला जी तक पहुंचाने का? नहीं, हमने इस बात को, मैंने कहा ना कि हमने युवाओं को पहली प्राथमिकता के साथ रखा है, और मैंने कई बार इस बात को कहा है कि अग्निवीर जैसा जो मुद्दा है कहीं ना कहीं सेना में, वो कहीं ना कहीं सेना शौर्य का एक विषय होता है, लेकिन सेना के अंदर से वो जुनून, वो आग कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। मतलब मतभेद पैदा कर रहे हैं लोग। निश्चित तौर पे। तो देखो, सेना को सेना रहने दिया जाए। अच्छा। और सेना में जो जवान जाते हैं, जो लड़ते हैं, वो बखूबी तरीके से जानते हैं। तो ये जो नौजवान है जिसके अंदर नया खून है, वो सेना के चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो अग्निवीर को लेकर के मैं हमेशा से कहा कि अग्निवीर का मसला देश में बंद होना चाहिए, और अग्निवीर कहीं न कहीं जो प्रावधान किया उसको हटा करके जो पहले से भर्ती की जो प्रक्रियाएं थी वही रहें। अच्छा। और उस पे सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, और हटना भी चाहिए, क्योंकि अग्निवीर से कहीं न कहीं युवाओं का मनोबल टूटा है, और जब देश के नौजवानों का मनोबल टूटेगा तो कहीं न कहीं मैं समझता हूं। अग्निवीर से मुझे एक और मुद्दा याद आ गया। मतलब अभी हम हैं करहल में, और वैसे तो मैनपुरी जो क्षेत्र है वो बोला जाता है कि यादवों का गढ़ है, समाजवादियों का गढ़ है। तो यादवों से मुझे एक चीज याद आ गई, अहिर रेजिमेंट। अहिर रेजिमेंट के बारे में तो आप लोगों को सुना होगा। तो ये तो यादवों का खासकर मुद्दा है। अब अग्निवीर की बात हो गई तो रेजिमेंट भी हमको याद आ गई। तो अहिर रेजिमेंट वगैरह, अहिर रेजिमेंट की लड़ाई संगठन पूरे पुरजोर के साथ लड़ रहा है। हमने पूरे भारतवर्ष के कई जिलों के अंदर इसकी मांग को बुलंद किया हुआ है। हम इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब सेना में जातिगत आधार पर रेजिमेंट हो सकती हैं, गोरखा हो सकती है, सिख हो सकती है, और जितनी भी रेजिमेंट हैं, तो जातिगत आधार पर अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती है? या तो आप रेजिमेंट के प्रावधान को खत्म करें, और नहीं तो अहिर रेजिमेंट के प्रावधान को आप सुनिश्चित करने का प्रयास करें। तो अहिर रेजिमेंट तो हमारा हक है, जिसकी लड़ाई अहिर सैनिक लंबे समय से, यादव सैनिक लड़ते चले आ रहे हैं, उस आवाज को बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक बात कहता हूँ, रेजांगला के युद्ध में वीर शहीदों ने, वीर अहिरों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। पूरा देश
इस बात का साक्षी है कि भारत के यादवों ने जब जब जरूरत इस देश को पड़ी है अपना खून बहाया है। और लेकिन आप उनको जातिगत आधार पर टारगेट नहीं कर सकते हो। या तो आप सेनाओं में फिर एक निष्पक्षता रखिए कि भाई जातिगत आधार पर कोई भी रेजिमेंट का प्रावधान न हो। और अगर जातिगत आधार पर आप रेजिमेंट का प्रावधान कर रहे हो तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, जिनका सहयोग रहा है, आप उनको सुनिश्चित करिए उनकी भूमिका को। तो इस बात को, इस आवाज़ को मैंने पुरजोर तरीके से बुलंद किया है, आगे भी करता रहूँगा कि अहिर रेजिमेंट का मुद्दा निरंतरता के साथ आगे बढ़ता रहेगा। संगठन इसकी आवाज़ को बुलंद करते रहेगा। और इसमें मैं इस बात को जरूर कहना चाह रहा हूं कि संगठन इस आवाज़ को बहुत तेज़ी के साथ उठा रहा है, सारा यूथ उठा रहा है। और आप देख रहे हैं क्रांतिकारी नौजवान हैं, सब लोग अहिर रेजिमेंट की आवाज़ पर प्रखरता के साथ बोलते हैं, मुद्दे को उठाते हैं और इसको निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये तो यादव बाहुल्य क्षेत्र है, हमको अचानक से याद आ गया, अग्निवीर का मुद्दा चला। अच्छा, और जैसे विकास सारी चीज़ें हो गई तो सब कॉमन चीज़, अगर कहीं भी जाओ वहाँ के लोग बोलते, तो अगर एक ख़ास तरीके पे पूछा जाए कि अभी तक जो यहाँ के युवा वगैरह हैं, आप जो युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और एक सामाजिक काम कर रहे हैं, तो ये मतलब एकदम निष्पक्षता से युवाओं के लिए ही लगे हुए हैं या कुछ पॉलिटिकल फायदा वगैरह? देखिए, मैंने कहा ना कि राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है। अच्छा, युवाओं का सर्वांगीण विकास हमारा उद्देश्य है। हाँ। और मैंने कह दिया एक बात, आपने मेरे तमाम चैनलों में भी सुना होगा कि युवाओं के लिए विनय यादव हमेशा से बोलता रहा है। युवाओं के मान, सम्मान और स्वाभिमान पर जब भी बात आएगी तो आप विनय यादव को पहली पंक्ति में खड़ा पाएंगे। युवाओं का हम शोषण नहीं होने देंगे, युवाओं को हम लुटने नहीं देंगे, युवाओं को हम दरी चद्दर बिछाने नहीं देंगे। अब तक होता क्या था कि राजनीतिक पार्टियां युवाओं का शोषण करती थी। विनय यादव ने संगठन के माध्यम से पहली बार ये चीज सुनिश्चित करी है कि हमारे देश के नौजवानों की, हमारे देश के युवाओं की वोट की बहुत बड़ी कीमत है। अगर वो अपनी वोट की चोट करेगा तो सत्ताओं को सिंहासनों से उतारने का सामर्थ्य भी दिखाएगा, क्योंकि युवाओं में बहुत बड़ी ताकत है। और हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर युवाओं पर आन पड़ेगी, हमारे युवाओं के सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ होगा, तो विनय यादव युवाओं के सम्मान के लिए अपना सर कटाने का भी सामर्थ्य रखता है। इस बात को मैंने कई बार बोला है। एक आखिरी सवाल विनय यादव से, क्या विनय यादव बिकेगा तो नहीं? नहीं, निश्चित तौर पर। आप मुझे एक बात बताइए, हमने तो ये लड़ाई आज से लड़ रहे हैं, आप हमको कितने समय से जानते हैं? हमने तो अभी फिलहाल आपको 2-3 साल से देखा है सोशल मीडिया पे, जैसे आप युवाओं की आवाज़ उठाते हैं और युवाओं के लिए बोलते हैं। तो ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे कई लोग दिखाई देते हैं, फिर एक वो पार्टी के लिए काम करने लगते हैं, बिक जाते हैं, क्योंकि उनके पास बात। अब मुझे प्रत्यक्ष सुन लीजिए, ये लोग इतने खड़े हैं। हाँ। मुझे पार्टियों ने प्रवक्ता बनने के लिए भी 10-10 करोड़ रुपए का, 5-5 करोड़ रुपए का ऑफर दिए। पॉलिटिकल पार्टियों ने मुझे कैंपेन कराने के लिए 50-50 लाख के ऑफर देती हैं, 20-20 लाख के ऑफर देती हैं मुझे। और मैंने देश और दुनिया के राजनीतिक मंचों पर मैं गया हूँ, अभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है मुझे हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है, लेकिन विनय यादव ने कभी भी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया है। हमारी आवाज़ हमेशा से गरीबों के लिए, शोषित और वंचितों के लिए उठती रही है। हमारी आवाज़ हमेशा से युवाओं के लिए उठती रही है और उसी आवाज़ को बुलंद करता हूँ मैं। मेरे पास देश और दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, मुझे कोई शौक नहीं है मैं उन प्लेटफॉर्म को छोड़ करके यहाँ पर इन युवाओं की आवाज़ लड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा क्योंकि युवाओं के दर्द की कोई बात करता नहीं है, युवाओं का शोषण होता है, पॉलिटिकल एजेंडों के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, तब मुझे आना पड़ा। और मैंने सड़क से संसद तक का सफर तय किया है, संघर्ष में, पीड़ाओं में और अभाव में। तो ये मत समझना विनय यादव बिकने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ। जो लोग हमारे नौजवानों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग हमारे नौजवानों की अस्मिता के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं, जो नौजवानों जो राजनीतिक पार्टियां हमारे नौजवानों का शोषण करती हैं और उसको चूस करके फेंक देती हैं, ये नहीं होना। राजनीति की परिपाटी बदल रही है, युवा बदल रहा है। आज युवा नया नजरिया चाहता है, नई सोच चाहता है, नया विकास का आयाम चाहता है, नया कीर्तिमान चाहता है। तो युवाओं को क्या चाहिए कि 2 वक्त के लिए उनके लिए रोटी हो, पढ़ने के लिए अच्छी स्कूली व्यवस्थाएं हों और कहीं ना कहीं रोजगार के लिए अच्छे मार्केट हों, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों, जहां पर उनको रोजगार के साथ जोड़ा जाए युवाओं की तमाम। क्योंकि भाई मुझे एक बात बताइए, यही युवा अगर बेरोजगार सड़कों पे घूमेगा तो वायलेंस क्रिएट होगा। हाँ। देश के पास युवाओं से निपटने के लिए कोई रोड मैप है नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, 65% से ज़्यादा आबादी देश में युवाओं की है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी युवाओं की आज भारत देश के अंदर है युवाओं की। आज 2 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को तत्काल तौर पर नौकरियां और रोजगार चाहिए, हम कहाँ से लाएंगे?
लेकिन मैं ये चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर भी इस दिशा में आगे बढ़े। अगर किसी विधानसभा में सरकारी काम नहीं हो पा रहा रोजगार को लेकर के, तो प्राइवेट सेक्टर को आप बढ़ावा दो, कंपनियों को बोलो कि भाई यहाँ पर आकर के निवेश करें। घिरोर और करेर रोड पर एक भी इंडस्ट्री नहीं है, एक भी कंपनी नहीं है, एक भी फैक्ट्री नहीं है। मैंने 2 साल पहले ये मुद्दा उठाया था कि मैं यहाँ पर कंपनी को लेकर के, जिससे कि अभी योग गुरु बाबा रामदेव जी पूज्य स्वामी जी से भी मैंने आग्रह किया है कि यहाँ कम से कम 2 फैक्ट्रियों का निवेश होना चाहिए, 5 से 10 हजार लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा। अच्छा, बाबा रामदेव के साथ आपकी तस्वीर एक थी, तो मतलब आप युवाओं के लिए गए थे? युवाओं के लिए हमेशा से, मैंने यही नहीं, मैंने संसद में भी युवाओं के लिए बात उठाई, मैंने यूएन के मंच पे भी युवाओं के लिए आवाज उठाई, मैंने पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर और निस्वार्थ भाव से। अच्छा, एक सवाल और है हमारा, एक आखिरी सवाल। अगर ये जो युवा खड़े हैं और जितने भी युवा आपके साथ समर्थन में हैं, अगर वो कल को कह दें कि विनय भैया चुनाव लड़ जाइए, या आप हमारी आवाज तभी बुलंदी पर ले जाएंगे जब कोई नेता बन जाएंगे? कोई भी नेता बनाना, नेता चुनना, ये जनता का ही काम होता है। समझ रहे हो मेरी बात? राजनीति में मैं जनता के बिना कुछ नहीं हूँ। समझ रहे हो मेरी? कोई भी लीडर है तो जिसको मतलब युवा चाहता है, युवा चिन्हित करता है। कल के लिए हमारा संगठन है, संगठन हमारा चाहेगा कि हमको पॉलिटिकल आना चाहिए, मूवमेंट क्रिएट करना चाहिए, तो हमारा संगठन तय करेंगे ना, हमारे पदाधिकारी तय करेंगे। और उस पदाधिकारी, उस संगठन में मैं ही नहीं, हमारे संगठन में कोई भी कार्यकर्ता है, मजबूती के साथ काम करता है। राहुल जी हैं, मयंक जी हैं, आशीष जी हैं। तो मेरा सवाल, कोई भी है जो बेहतर है, संगठन उसको चुनेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। और मेरी बात सुनिए, संगठन की बड़ी भूमिकाएं, हमारे संगठन की प्राथमिकताएं एक राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं है, विकासवाद के एजेंडे के लिए, विकासवाद के एजेंडे के लिए। और हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमने युवाओं के माध्यम से जहां जहां आवाजों को उठाया है, बुलंद किया है, वहां पर देश के और दुनिया के अंदर बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है। हमने सत्ता परिवर्तन से लेकर के व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं। आप उत्तराखंड के अंदर देख लीजिए, हमने जब बोला प्रखरता के साथ, तो वहां पे सरकारों के भी तख्ते पलटे हैं। समझ रहे हैं? तो संगठन के लिए बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन संगठन ये चाहता है कि सब में समरसता बनी रहे, समरसता के साथ साथ हमारे भविष्य, जो नौजवान है उसका भविष्य। एक बात बताइए, 70% से ज्यादा आबादी देश के अंदर युवाओं की है, और अगर इस देश का युवा सही मार्ग पर नहीं जाएगा तो युवा गर्त में, तो देश का भविष्य गर्त में होगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि आप युवाओं की आवाज़ उठाते हो, तो आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि अब करहल के युवाओं के भी पास नया नज़रिया है, उसकी सोच का ढंग भी बदल गया, वो नए विजन के साथ आगे बढ़ना चाहता है। और उस नए विजन में उसको अगर नया व्यक्ति भी लगेगा ना कि ये व्यक्ति हमारे लिए बेहतरीन कर सकता है, तो देश का और इस विधानसभा का नौजवान उसको आगे बढ़ाने में कतई गुरेज नहीं करेगा। तो आपका संगठन सिर्फ युवाओं के लिए करता है या सबके लिए करता है? महिलाओं, बच्चों और बच्चों को लेकर मैंने कहा, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, शोषित, वंचित। मैंने कहा कि शून्य पर खड़ा व्यक्ति से लेकर के शिखर पर पहुंचा व्यक्ति के बीच की जो खाई है, उसको पाटने का कार्य हमारा संगठन करता है। समझ रहे हो? अगर किसी व्यक्ति को स्कूल फीस की कोई प्रॉब्लम है, पेयजल की व्यवस्थाएं, हॉस्पिटलिटी की व्यवस्थाएं नहीं है, संगठन की प्राथमिकता रहती है कि हम उन सब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ें। कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, और संगठन में हर जाति वर्ग विशेष का व्यक्ति आता है, हम सबका सम्मान करते हैं, सबको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि हम समाजवाद की जो बात करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, बहुत बड़ा सवाल है ये। आप जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आपसे पूछना वैलिड भी रहेगा। क्या आप जाति जनगणना पे विश्वास रखते हैं? नहीं, देखिए, जाति जनगणना को लेकर के मैंने कहा ना, अब ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं तय करेंगी जाति जनगणना को लेकर। नहीं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और ये आपके जो युवा हैं कई समाज से आते, कोई यादव, कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, अलग अलग बड़े बड़े समाजों से आते हैं। तो आपको क्या लगता है जाति जनगणना? ऐसा है ना, अब जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, अब आपने देखा होगा कि जातिगत फैक्टर इस देश के अंदर बहुत तेजी से हावी हो रहा है, और पूरे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में भी आपने देखा होगा कि जाति सूचक और जाति, एक मैंने कहा ना कि एक संविधान का अभिन्न हिस्सा बनता चला जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकारें हैं, अगर वो देख रही हैं इस तरीके से कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जाति जनगणना करा करके वो किस दिशा में और क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो बड़ा सवाल है। कोई बात नहीं है, जाति गणना होना चाहिए इस देश के अंदर, लेकिन जाति जनगणना के माध्यम से जो एक मोटिव हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, उसका प्रभाव किसी जाति वर्ग विशेष पर नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे हो? मेरा विषय ये, जाति गणना आप कराइए, बहुत अच्छा, लेकिन उस जाति जनगणना में कोई भी देश का तबका पिसना नहीं चाहिए। हमारी प्राथमिकता ये है। तो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, वो ये तय कर रही हैं, ये अच्छा विषय है, लेकिन मैंने कहा कि जाति जनगणना में कोई भी जाति पिसनी नहीं चाहिए। तो अगर ओवरऑल पूछे तो मतलब विनय यादव जी विश्वास रखते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए? नहीं,
जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अच्छी चीजों के लिए उसके पैरामीटर्स निर्धारित होने चाहिए। अच्छा। आप यूसीसी लेकर के आते हैं, आप सीए लेकर के आते हैं, तो आपका एक पैरामीटर्स निर्धारित होने चाहिए कि हम किन आयामों पे काम कर रहे हैं। समर्थन करते हैं अच्छे पैरामीटर्स अच्छे पैरामीटर्स का हम समर्थन करते हैं। अच्छा, अपने करहल के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए विनय यादव जी कहाँ उत्तराखंड छोड़ के आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मातृभूमि के लिए काम कर रहे हो। आप लोग से दो शब्द नहीं निकल रहे क्या? नहीं, बिल्कुल निकलेंगे। मैं आपके चैनल को और आपको और विनय भाई जी को सबको धन्यवाद देता हूँ, सारे युवा साथियों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने आकर के यहाँ पर जो पत्रकारिता की, ये बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। और हमारे विनय भाई हमसे बड़े भी हैं, हमारे करीबी रहे हैं, और जो भी बातें कही हैं वो सत्य हैं। यहाँ पर युवा साथी जो हैं, आज से पहले हम लोग सुबह 4 बजे उठ कर के 2:30 बजे तक आ जाते थे, 2:30 बजे तक। घड़ी देखी, जब ग्राउंड में पहुँच गए, समय देखा कि 2:30 बज रहे हैं। इतनी लगनशीलता थी हम लोगों में कि हम आर्मी में रेस लगाएंगे, भर्ती देखेंगे उसकी। लेकिन जब से ये अग्निवीर का मुद्दा चालू हुआ है, तब से युवा साथियों का मनोबल टूट चुका है, मनोबल टूट गया है। हम सभी सरकारों से यही अनुरोध करेंगे, ये अग्निवीर व्यवस्था ख़त्म करके जो अपनी पहले से व्यवस्था चल रही थी उसी को लागू किया जाए। और हमारे क्षेत्र में अभी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, कई एकड़ बीघा में यहाँ पर जो बबूल खड़ा हुआ है। हम केंद्र की सरकार से और राज्य की सरकार से ये निवेदन करते हैं कि यहाँ पर जो अभी विनय देव भाई ने कहा कि यहाँ ये इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ हैं वो लगाई जाएं, तो हम भी सोचते हैं कि ये जो चाहिए। हाँ, ये बबूल वगैरह काट करके यहाँ पर कोई ना कोई फैक्ट्री लगाई जाए, जैसे मतलब कई लोगों को रोजगार मिल सके। आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आभार, आपने समय दिया। यहाँ के युवाओं की आपने आवाज़ को एक बड़े मंच तक ले जाने का काम किया। डैनी जी, आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। विनय भैया जिंदाबाद, विनय भैया जिंदाबाद, बहुत बहुत आभार। पॉलिटिकल नेता बन के उभरेंगे आप। खैर, हम बता दें आपको, हम थे मैनपुरी के करहल में, और यहाँ पर तमाम युवा थे और सामाजिक कार्यकर्ता जिनसे हमने बातचीत की। और बातचीत में कुछ खास नहीं, मगर हाँ, विकास और जो अग्निवीर का विरोध देखने को मिला। बाकी करहल के आसपास जो विकास के लिए बोला गया, और जो विनय यादव जी यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कई मंचों तक उसको पहुँचाने का काम किया है। जैसे पार्लियामेंट में ओम बिरला जी, और मैंने बात की थी किरण रिजिजू, और उसी के साथ साथ बाबा रामदेव से जो पतंजलि वगैरह फैक्ट्री वगैरह का। तो बाकी अब यहाँ पे तो विधानसभा चुनाव है, मगर देखते हैं क्या होता है। और सांसद तो तय हो चुके हैं, बाकी आप भी देखते रहिए, हम दिखाते रहेंगे। डैनी सिंह यादव, जय हिंद, जय भारत।